अब तक मैंने आपको बताया कि डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस हमारे बैकएंड का पार्ट होता है। फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग का कहलाता है और बैकएंड उसके डेटाबेस को मैनेज करना या उसमें होने वाले कैलकुलेशन को करना हमारा बैकएंड कहलाता है। बैकएंड के अंदर ही होता है हमारा सारा डेटाबेस और उस डेटाबेस को मैनेज करना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। हमारे पास क्या क्या एडवांटेज होंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करने का सबसे पहला फ़ायदा है डेटाबेस रिड्यूस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी को ये कम कर देता है। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि जितना भी डुप्लीकेट डेटा है ये उसे डेटाबेस में से डिलीट कर देता है। आप एक अच्छा डेटाबेस मैनेजमेंट तभी कर पाते हैं, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट करने का फ़ायदा ही आपको ये मिलता है कि उसमें से डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। अगर एक ही जैसी मेरे पास 10 फ़ोटो मोबाइल में रखी है तो उससे मेरे मोबाइल में ज़्यादा स्पेस यूज़ होने वाली, लेकिन अगर 10 जो डुप्लीकेट फाइल है उसमें से मैं 9 को डिलीट करके एक रखूँगी तो वो भी मेरे लिए एडवांटेज होता है। तो डेटाबेस क्या करता है, रिड्यूस कर देता है जितनी भी डुप्लीकेट फाइल होती है। डेटाबेस मैनेजमेंट का पार्ट है सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड को कम करना। तो पहला एडवांटेज हमें इससे ये मिल जाता है कि डेटाबेस रिड्यूस करता है हमारी रिडंडेंसी को। तो रिडंडेंसी का मतलब है डुप्लीकेट रिकॉर्ड को डिलीट करना। इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि 2 कॉपीज ऑफ द सेम डेटा डू नॉट एग्री टू ईच अदर। देखो, अगर आपने किसी भी, मान लीजिए एक टेबल बनाई और इस टेबल के अंदर आपने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा। पहले आपने यहाँ पे लिखा था नाम ऐश्वर्या, और अगर आप ऐश्वर्या जैन लिखा, फिर बाद में आप फिर से एक स्टूडेंट की एंट्री कर रहे हैं ऐश्वर्या जैन, तो आपको वो अलाउ नहीं करेगा कि अगर उस डेटाबेस में पहले से सेम नाम की एंट्री हो चुकी है तो वो दोबारा आपको उसी नाम की एंट्री करने नहीं देगा। मतलब ये आपको पहले से ही डुप्लीकेट रिकॉर्ड की एंट्री करने से रोक देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, ये कंट्रोल करता है इनकंसिस्टेंसी को। इनकंसिस्टेंसी यानी दोबारा किसी भी प्रक्रिया के रिपीट होने पर वो आपको कंट्रोल कर देता है, बता देता है कि हमें इस डेटा को डबल से लिखने नहीं देना है। डेटाबेस फैसिलिटीज़ शेयरिंग ऑफ डेटा, आप अच्छा डेटाबेस मैनेजमेंट कर रहे हो तो उसकी शेयरिंग भी आपको अलाउ हो जाती है। तो डेटाबेस हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम डेटा को शेयर कर पाएँ। डेटा के बेस हमें अलाउ करता है शेयरिंग ऑफ डेटा। इसका 4th एडवांटेज है कि ये हमें इंश्योर करता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए अभी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं। अगर हम कोई भी टेबल है या हमारे पास कोई भी फाइल है, उस फाइल पे हम अपने पासवर्ड रख दें, तब क्या होगा, जब तक हम उसके पासवर्ड नहीं देंगे वो फाइल ओपन नहीं हो पाएगी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट में हमें ये भी इंश्योर करता है कि सिक्योरिटी बनी रहेगी। डेटाबेस मेंटेन इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है, इट इन्फोर्स सर्टेन इंटीग्रिटी रूल्स टू इंश्योर द वैलिडिटी और करेक्टनेस ऑफ डेटा। इंटीग्रिटी ये बोलता है कि जैसा डेटा आपने रखा था वैसा की वैसा डेटा आपको मिलेगा। या अगर मान लीजिए 2 कंप्यूटर है और एक भेजने वाला है, दूसरा रिसीव करने वाला है, तो एक साइड से जिस तरीके का डेटा भेजा गया है दूसरी साइड पे सेम वैसा ही डेटा आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमें इंश्योर करता है कि आप जैसा डेटा भेजेंगे वैसा ही आप दूसरी साइड पे मिलेगा। डेटा इंटीग्रिटी हमें ये बताती है कि वन एंड से जो डेटा जाएगा दूसरे एंड पे भी वही डेटा मिलेगा। अगर ये कंप्यूटर ए है और ये कंप्यूटर बी है, अगर कंप्यूटर ए ने लिख दी है कंप्यूटर की स्पेलिंग COMPUTER, तो दूसरे यूज़र बी को कंप्यूटर बी पे कंप्यूटर की स्पेलिंग एज इट इज़ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से कंप्यूटर की स्पेलिंग COMPUTER की जगह TRE हो जाए। मतलब आपका डेटा जैसे आपने भेजा है, जहाँ कॉमा लगा वहीं कॉमा लगा रहेगा, जो स्पेलिंग आपने लिखी वही स्पेलिंग रहेगी, जिस तरीके का कलर आपने भेजा उस तरीके का ही कलर पहुँचेगा। तो ये सब इंश्योरिटी देना डेटा इंटीग्रिटी कहलाता है। तो डेटा इंटीग्रिटी ये इंश्योर करते रूल्स ऑफ इंश्योर द वैलिड ऑफ करेक्टनेस ऑफ डेटा। आपका डेटा करेक्ट होगा। इंटीग्रिटी ये बताती है कि डेटा क्या होगा, डेटा के करंट जैसा आपने दिया था वो ही वैसा की वैसी करेक्ट डेटा दूसरे साइड पर पहुँचेगा। तो ये इंश्योर करता है वैलिडिटी ऑफ करेक्टनेस ऑफ डेटा, डेटा करेक्ट होगा, ये इंश्योर करता है।
देन है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ये नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। सो एडवांटेज में आप 5 एडवांटेज याद रखेंगे। पहला शेयरिंग, सेकंड सिक्योरिटी, तीसरा रिडंडेंसी, चौथा इंटीग्रिटी एंड फिफ्थ है हमारे पास इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी और रिडंडेंसी दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। इनका काम, इस रिडंडेंसी ये करती है, रिडंडेंसी ये करेगी कि जो डुप्लीकेट डेटा है उसको आपको रिमूव करने के लिए रिमूव कर देगी, डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर देगी। और इंटीग्रिटी, इनकंसिस्टेंसी ये इंश्योर करती है कि वो डुप्लीकेट डेटा आपको लिखने ही नहीं देगा। जब डुप्लीकेट डेटा आपने लिखा ही नहीं है तो उसे डिलीट करने का क्वेश्चन ही नहीं उठता, तो डुप्लीकेट डेटा आपको लिखने ही नहीं देगा। कौन? इनकंसिस्टेंसी। और रिडंडेंसी आपको डुप्लीकेट डेटा जो आ गया है, जो पहले से आ गया, उसको रिड्यूस कर देगी। सो रिडंडेंसी डुप्लीकेट डेटा को रिड्यूस करती है, जबकि इनकंसिस्टेंसी डुप्लीकेट डेटा को लिखने ही नहीं देती है। इसके अलावा डेटा की करेक्टनेस को कौन देता है? इनकंसिस्टेंसी ये बताती है कि डेटा आपने जैसा भेजा है वो ऐसे की ऐसे ही जाएगा, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में। नाउ नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। सो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमें अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपको वेबसाइट को डिज़ाइन करना था तो डिज़ाइन करने के लिए आपने कभी अलग लैंग्वेज यूज़ करी HTML, कभी आपने यूज़ करी जावा, कभी आप यूज़ करेंगे C, कभी C++। तो अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ करके हुए, अलग अलग स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए हम फ्रंट एंड को डिज़ाइन करते हैं। उसी तरह से हमें जब बैकएंड को डिज़ाइन करना है तो बैकएंड को डिज़ाइन करने के लिए, या तो फिर ये बोला जाए कि जब हमें डेटाबेस को मैनेज करना है तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम लोग जिस लैंग्वेज तो नहीं है SQL, जिस स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज इसे बोला जाता है, बट ये एक पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज नहीं है, SQL का यूज़ करते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं? SQL का यूज़ करते हैं। और SQL का पूरा नाम है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्यूरिंग द डेटाबेस। ये हमें स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, कोई ये प्रोसीजरल लैंग्वेज नहीं है। इस नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज का यूज़ करते हुए हम स्ट्रक्चर करते हैं। नाउ नेक्स्ट है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब हम बात कर रहे हैं SQL की। तो SQL में हमें जब डेटाबेस को मैनेज करना है तो बेसिकली हम इसे 5 तरीके से मैनेज करते हैं। फर्स्ट जो SQL मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाती लैंग्वेज है वो है DDL। DDL जिसका पूरा नाम होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सेकेंड है DML जिसका पूरा नाम होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। देन नेक्स्ट है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। एंड फोर्थ है हमारे पास ट्रांजैक्शन डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और इसके अलावा होती है डेटा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सो बेसिकली हम इसको ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं SQL को 4 भागों में: DDL, DML, DCL, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट जो हमारी होगी वो होगी DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके बाद में TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और इसके साथ साथ होती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL, जो यहाँ पर लिखी नहीं है लेकिन होती है ना। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली कौन कौन सी? DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL एक होती है जो यहाँ नहीं लिखी है। सो DCL होती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और ये जो है वो है DTCL। जो फोर्थ टाइप मैंने आपको बताया, कौन सा? DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। देन फोर्थ होती है डेटा ट्रांजैक्शन, DTCL डेटा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सो यहाँ पर हमें एक एक लैंग्वेज को रीड करना है, ठीक है। सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जितनी बार भी, जैसे हमने बोल तो दिया कि हमें डेटाबेस को मैनेज करना है, हमें फ़ोटोज़, ऑडियो, वीडियो, इन सबको सेव करना है। अच्छा, इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपके मोबाइल में फ़ाइल फ़ोल्डर नाम से होता है, फ़ाइल फ़ोल्डर एक होता है। उस फाइल फ़ोल्डर को आप देखेंगे, रुको मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये आपके मोबाइल में फ़ाइल मैनेजर है,
ठीक है। आपके सभी के मोबाइल में, आपके मोबाइल में जितना भी डेटा है उसको मैनेज करने के लिए एक फ़ाइल मैनेजर होगा। आप इस फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे फ़ोटोज़ में सारे फ़ोटोज़ होते हैं, वीडियोज़ में वीडियोज़, ऑडियो में ऑडियो, डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट, एपीके में एपीके। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास हर चीज़ को मैनेज करने के लिए, जितनी भी फ़ोटो ऑडियो हैं, इन सबको मैनेज करने के लिए एक फ़ाइल मैनेजर करके एप्लीकेशन है। सो ये फाइल मैनेजर जो है ना, वही हमारा डेटाबेस मैनेजर कहलाता है। ठीक है। सो डेटाबेस मैनेजमेंट अब आपको इसके बाद तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो फाइल मैनेजर है वो डेटाबेस मैनेजमेंट का काम करता है या डेटाबेस मैनेजर कहलाता है। क्लियर। सो डेटाबेस मैनेजमेंट में आपने क्या करा है, जब फाइल्स को बनाई तो फाइल्स में देखो यहाँ पर सबसे पहले डेटाबेस बना होगा और उसके अंदर अलग अलग फ़ोल्डर बने। ये अलग अलग फ़ोल्डर जो हैं आपके अलग अलग फ़ोल्डर्स जो हैं वो हमें डेटाबेस में बनाने पड़ते हैं। ये टेबल्स के फॉर्म में बनाए जाते हैं। यहाँ पे किस फॉर्म में बनाएंगे, टेबल के फॉर्म में हम बनाएंगे। सो यहाँ पर एक टेबल फ़ोटोज़ की बनी, एक टेबल वीडियोज़ की, ऑडियो की, ये सारा के सारा नहीं बनाते हुए हम क्या करते हैं, हम टेबल्स को बनाते हैं और अलग अलग रिकॉर्ड को रखते हैं। जैसे हमने बनाई एक टेबल स्टूडेंट नाम की। सो टेबल में क्या क्या होगा, यहाँ पर पहला हेडिंग में सीरियल नंबर होगा, फिर बच्चे का नाम होगा, इसके साथ उसका रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस। सो हम क्या करते हैं, जब किसी की भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो कुछ हेडिंग्स रखते हैं और हेडिंग्स में हम डेटा को स्टोर करते हैं। यहाँ पर जितने भी हेडिंग्स होती है उसे हम कॉलम्स बोल सकते हैं। ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम है। जितनी हेडिंग्स होंगी उतने कॉलम्स बनेंगे। उसके बाद में हमारे पास रो होती है और उस रो में हमें डेटा को इंसर्ट करवाना पड़ता है। सो डेटा डेफिनेशन बेसिकली क्या करता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हमारे डेटाबेस को बनाने के लिए काम आता है। सो डेटाबेस यानी कि किसी भी टेबल को क्रिएट करना। आप टेबल को, ये डेटाबेस बनाएंगे मतलब क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम जब हम RDBMS की बात कर रहे हैं तो RDBMS में R का मतलब होता है रिलेशन। R का मतलब क्या होता है, रिलेशन। सो रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन का मतलब होता है टेबल। रिलेशन का मतलब होता है टेबल। तो हम जितना भी रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, जितना भी रिकॉर्ड रखने वाले, वो सब टेबल में रखेंगे। रिकॉर्ड मतलब इनके फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो सब काय में रखेंगे, टेबल में, क्योंकि रिलेशन को ही टेबल कहा जाता है। और हमारा टॉपिक यही है RDBMS, मतलब रिलेशन में हमें डेटाबेस मैनेजमेंट को करना है। सो रिलेशन में मतलब टेबल बना बना के हमें सारे रिकॉर्ड को रखना है। हमारे पास टास्क है स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए, तो हमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है। अब मैंने ये टेबल बनाई है, सो टेबल के अंदर मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखने वाली हूँ। सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या करता है, ये क्रिएट करने के काम आता है। इसके साथ साथ अगर मुझे टेबल में कोई चेंज करना है, जैसे 4 की जगह 5 कॉलम करना है, या हो सकता है कि मैं 4th कॉलम को हटा दूँ और सिर्फ 3 ही कॉलम रहने दूँ। सो अगर मुझे अल्टर करना होगा, अगर उसमें टेबल में रो बढ़ानी है या रो कम करनी है तो उसे अल्टर कहते हैं। क्रिएट में क्या होगा कि हम टेबल को स्टार्टिंग में क्रिएट करेंगे और अगर आवश्यकता नहीं होगी तो हम पूरी टेबल को ड्रॉप कर देंगे। सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसका यूज़ करते हुए हम टेबल को बनाना यानी क्रिएट करना, अल्टर यानी उसमें बदलाव करना, और ड्रॉप यानी कि उसे और डिलीट करना, ये सारे काम करने के लिए हम लोग डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसके बाद में आती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज़ करके आपने जो भी टेबल बनाई है और उस टेबल में जो भी रिकॉर्ड रखा है उसमें आप यदि कोई चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने किसी बच्चे का नाम लिखा रोहन और वो बोलता है कि मेरा नाम रोहन नहीं रोहित था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल में अपडेट करना होंगे। या तो फिर वो बोलेगा कि हमारी क्लास में, मेरी क्लास में कोई स्टूडेंट है ही नहीं, और अगर हमारी स्कूल में ये वो बच्चा दाखिला ले लेता है या TC ले लेता है तो हम क्या करेंगे, उसको डिलीट कर देंगे। सो डिलीट का ऑप्शन यूज़ करके आप टेबल में से एक रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे। इसके बाद है इंसर्ट। आपने अभी जो ब्लैंक टेबल बनाई थी, इस टेबल में रिकॉर्ड को रखना इंसर्ट करना कहलाता है। जब आप इसमें पहली बार, अभी तो टेबल बनाई थी आपने, क्रिएट यूज़ करते हुए आपने टेबल को बनाया था। अब इस बनी हुई टेबल में आपको इन रिकॉर्ड्स को रखना है 1 2 3 4 करके। आपने रोहित, नेहा, स्नेहा, इन सब के बारे में डिटेल्स को यहाँ पर लिखा। सो आपने यहाँ पर डिटेल्स को लिखा, इसे हम इंसर्ट कहते हैं।
एक बार जब हमारी टेबल बन गई है तो हम उसे क्या करेंगे, सेलेक्ट कर देखेंगे कि हमने ये सब जो रिकॉर्ड रखा है वो सही रिकॉर्ड है या नहीं है। सो सेलेक्ट क्यूरी का यूज़ करते हुए हमारे पास रखे हुए रिकॉर्ड्स को हम चेक करते हैं, और अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे स्टूडेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उनका नाम क्या है, उनके पापा का नाम क्या है और उनके मोबाइल नंबर क्या है, ये डिटेल्स अगर मुझे चाहिए तो मैं टेबल को सेलेक्ट करूँगी, तभी मुझे पता चलेगा। सेलेक्ट का एक और मीनिंग हम समझ सकते हैं, ओपन करना। सो जब हमें टेबल ओपन करनी होती है तब हम सेलेक्ट क्यूरी का उपयोग करते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको जो बताया उसमें दो चीज़ें आपको समझ आई होगी। हम कर क्या रहे हैं, हम डेटाबेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, मतलब ये हमारे स्कूल के रिकॉर्ड को या तो फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड को मैनेज करेंगे। हमारे स्कूल में जो भी डेटा होता है या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डेटा होता है, कोई एम्प्लॉय होते हैं या कोई कस्टमर होते हैं, सो उनके रिकॉर्ड को रखना, उनकी डिटेल्स को मेंटेन करना, ये सारा की सारा काम हम लोग करेंगे और उसे हम क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट करना कहते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो मैंने आपको बताया। इसके बाद में बताया कि डेटाबेस मैनेजमेंट करना है तो पहले हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा और उसके बाद में उसको यूज़ भी करना होगा। सो डेटाबेस को बनाने के लिए हमें DDL का उपयोग करना पड़ता है, जिसका नाम है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज़ करके हम उस डेटाबेस को सबसे पहले बनाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर उसे अल्टर करते हैं और ना ज़रूरत पड़ने पर हम उसे ड्रॉप करके डिलीट कर देते हैं। किसको, टेबल को। जब हमने एक बार टेबल बना ली है तब हम क्या करेंगे, DML का यूज़ करते हुए अगर उस टेबल में रिकॉर्ड रखना है तब हम उसमें इंसर्ट करेंगे, नहीं रखना है तो डिलीट करेंगे, अगर चेंज करना है तो अपडेट करेंगे, और अगर उस रिकॉर्ड को ओपन करना है, देखना है, तो हम सेलेक्ट क्यूरी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास TCL मतलब TCL मतलब ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का यूज़ करते हुए हमारे पास हम दो कमांड रखते हैं, कमिट और रोल बैक। जब एक बड़ी कंपनी की बात की जाती है, सो एक बड़ी कंपनी में कई सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं या कई सारे वर्कर्स होते हैं। सो जो ऑनर होते हैं वो अलग अलग एम्प्लॉय ग्रुप को अलग अलग परमिशन देते हैं। जैसे कि एक कंपनी के अंदर कहीं सारा पैसा आता है और तो पैसे का कैलकुलेशन कौन करता है, यहाँ पर हमने मान लीजिए एक अकाउंटेंट रखा हुआ है, अकाउंटेंट सारे पैसे का कैलकुलेशन करता है। इसके बाद में यहाँ पर कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट है उन सभी का मैनेजमेंट कौन करता है, सुपरवाइज़र करता है। या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई व्यक्ति है जो पूरे के पूरे प्रोडक्ट का मैनेजमेंट करता है। सो एक अकाउंटेंट को क्या दिखना चाहिए, सब उसे पैसे से मतलब है कि पैसा कितना आया और कितना गया, इसके साथ साथ किस प्रोडक्ट को लेकर आया, किस प्रोडक्ट को बेचने पर मिला, किस प्रोडक्ट को खरीदने पर गया। सो ये सब अकाउंटेंट को दिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इन्हें परमिशन दे दी कि आप प्रोडक्ट को भी देख सकते हो और अमाउंट को भी देख सकते हो। लेकिन जो हमारे पास प्रोडक्ट मैनेजर है उसे सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि गोडाउन में कितना प्रोडक्ट आया और कितना प्रोडक्ट गया। सो यहाँ पर हमने सिर्फ इन्हें परमिशन दी प्रोडक्ट के बारे में, इन्हें अकाउंटिंग से कोई मतलब नहीं है, तो हमने इन्हें प्रोडक्ट के लिए ही अलाउ किया। तो जब हम अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग डेटा को देखने की परमिशन देते हैं तो उस परमिशन के बेसिस पर हम TCL मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में आप क्या करते हैं, किसी को परमिशन देते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रांट बोलते हैं, और किसी को परमिशन नहीं देते हैं जिसे हम या तो हम किसी से परमिशन ले लेते हैं जिसे हम रोल बैक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी को परमिशन देंगे तो ग्रांट कहलाएगा, और अगर किसी से परमिशन ले लेंगे तो उसे हम रोल बैक कहेंगे, रिवॉक कहेंगे। एक मिनट देखो, जैसा कि आपकी बुक में यहाँ नहीं दिया है पर 11th की बुक में इसको और अच्छे से, इस टॉपिक को अच्छे से दिया हुआ है। सो आप यहाँ पर लिख लेना जो मैंने आपको बताया अभी। DCL जो हमारा DDL है, तो DDL का तो यहाँ सही लिखा है। DDL की कमांड होती है क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप।
इसके बाद में DML की कमांड होती है सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट, ये भी सही लिखा है। इसके बाद में जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो मैंने आपको बताया, वो होता है हमारा DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो हमारा होगा वो होगा हमारा ग्रांट, GRANT, ग्रांट यानी किसी को परमिशन देना, अनुमति प्रदान करना। इसके बाद में होता है रिवॉक, REVOKE, रिवॉक यानी किसी से परमिशन वापस ले लेना। अगर कोई एम्प्लॉय ग्रुप कंपनी छोड़कर जाता है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है या वो ग्रुप वहाँ से हट जाता है, तब हम उससे परमिशन वापस ले लेते हैं। तो जो हमने परमिशन दी थी उन्हीं परमिशन को वापस लेना, उसका ग्रांट का रिवर्स प्रोसेस रिवॉक कहलाता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि DCL करके हमारे पास एक और कमांड होती है जिससे हम ये दोनों जिससे हम परमिशन देना और परमिशन लेने का काम करते हैं। इसके बाद में हमारे पास फोर्थ होता है TCL यानी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। जब हम कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए मैं टेबल बना रही थी और टेबल बनाने के बाद में क्या करूँगी, सब लिख लिया मैंने, इस कॉलम में क्या होना चाहिए, इस कॉलम में क्या होना चाहिए, और मैं सब रिकॉर्ड को फिल कर देती हूँ। फिल करने के बाद में से स्टूडेंट नाम से क्या करूँगी, सेव कर लूँगी। तो लास्ट मेरा काम क्या होता है, सब रिकॉर्ड देने के बाद उसे सेव करना। तो जब हम रिकॉर्ड को सेव करते हैं उसे ही हम कमिट करना बोलते हैं। सेव करना यानी कमिट करना। तो आपको समझ आया होगा, कमिट का मतलब होता है कि आप उस रिकॉर्ड को क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, कमिट कर देंगे। और अगर आपकी ज़रूरत पड़ती है, आपको अगर सही नहीं लगता है, अगर आप उसमें कोई चेंज फिर से करना चाहते हैं जो आपने पहले किए थे, तो यहाँ पर रोल बैक का उपयोग किया जाता है। रोल बैक का मतलब होता है आपने जो अभी चेंज किए थे वो सारे के सारे वापस हो जाएं। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में सभी ने Ctrl+Z चलाया होगा। Ctrl+Z का काम क्या होता है, जो भी आपने लिखा है उसको रिवर्स कर देता है, लास्ट जो आपने प्रोसेस की थी उसको अंडू कर देता है। सो रोल बैक का मतलब होता है अंडू करना, यानी जो आपने लास्ट काम किया था उसको रिवर्ट कर देना। रिवर्ट करना, अंडू करना, रोल बैक करना, Ctrl+Z, ये सारे के ऑप्शन एक ही हैं। सो यहाँ पर हम रोल बैक का उपयोग करते हुए जो हमने अभी लास्ट ट्रांजेक्शन या लास्ट एक्शन परफॉर्म किया था उसका रिवर्स कर लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी का उपयोग करते हैं। अ फाइल कंटेनिंग फैक्ट डेटा अबाउट द डेटा स्टोर्ड इन टेबल। आप डेटा डिक्शनरी आपके इंडेक्स पेज की तरह होता है। जैसे कि आपको डिक्शनरी में क्या होता है, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे लिखा आपने ड्राइव का मतलब होता है कार चलाना, ड्राइव का मतलब होता है चलाना। सो यहाँ पर क्या किया गया है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। सो ये काम कौन करता है, डेटा डिक्शनरी करती है। ये डेटा डिक्शनरी क्या होती है, किताब होती है, मतलब कि एक फ़ाइल होती है जो कि डेटा रखती है दूसरे डेटा के बारे में, मतलब एक इन्फॉर्मेशन रखती है दूसरे इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो डेटा डिक्शनरी हमारे पास क्या होती है, एक फ़ाइल होती है जो डेटा रखती है दूसरे डेटा के बारे में, या हम बोल सकते हैं डेटा अबाउट स्टोर डेटा। इसके लिए आप इसको और याद कर सकते हैं, आपकी बुक में होता है इंडेक्स पेज। क्या होता है, इंडेक्स पेज में हमारे पास यहाँ पे लेसन्स के नाम होते हैं और यहाँ पे लेसन्स के पेज नंबर होते हैं। लेसन 1 हमारा किस पेज पर है वो उसके सामने लिखा होता है, लेसन 2 किस नंबर पे है वो उसके सामने लिखा होता है। इस तरीके से जो हमारा इंडेक्स होता है वो रखता है इन्फॉर्मेशन दूसरे डेटा के बारे में। एक डेटा है, ये भी एक डेटा है, नंबर 2 क्या है, एक डेटा है, और यहाँ पर ये जो नंबर दिया है वो भी एक डेटा है। सो एक डेटा है जो हमें दूसरे डेटा के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या ये जो पेज नंबर है ये हमें उस डेटा के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, डेटा डिक्शनरी का मतलब होता है एक ऐसी किताब, एक ऐसी बुक जो दूसरे डेटा के बारे में जानकारी रखती है, दूसरे डेटा के बारे में इन्फॉर्मेशन रखती है। लास्ट है हमारा आज का टॉपिक, डेटा मॉडल। डेटा मॉडल का मतलब होता है कि हम डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, जिस तरीके से डेटा को रखेंगे उसका एक मॉडल बनाना। जैसे आप क्या करते हो, मुझे पता है कि एक प्रोसेस होती है, कोई सी भी प्रोसेस हम ले लेते हैं जनरल लाइफ की, चाय बनाने की प्रोसेस लेते हैं। सो चाय बनाने की प्रोसेस में मुझे पहले ये करना है, इसके बाद में ये करना है, मतलब पहले मुझे क्या करना है, तपेली रखनी है, और तपेली रखने के बाद में उसके अंदर गैस चालू करना है। गैस चालू करने के बाद मुझे उसमें दूध डालना है, दूध डालने के बाद शक्कर और चाय पत्ती डालनी है। उसके बाद में मुझे क्या करना है, उसे उबाल लेना, उबाल लेने के बाद गैस को स्विच ऑफ कर देना। सो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक मॉडल बनाया, ये एक
डायग्राम बनाया, ये डायग्राम क्या है, एक मॉडल कहलाता है कि कौन सी प्रोसेस के बाद कौन सी प्रोसेस और क्या होगा, हमने एक डायग्राम के थ्रू समझाया। मैं चाहती तो पूरी थ्योरी लिख सकती थी कि लाइंस में पहला काम मेरा ये है, पहला मैं ऐसा करूँगी, फिर मैं दूसरा ऐसा करूँगी, तीसरा चौथा, सो मैं नंबर ऑफ़ लाइन्स में भी लिख सकती थी। लेकिन मैंने नंबर ऑफ़ लाइन्स में लिखने की वजह क्या किया, नंबर ऑफ़ लाइन्स में लिखने की वजह मैंने कुछ सर्कल्स का यूज़ करते हुए, कुछ एरोज़ का यूज़ करते हुए, हो सकता था मैं स्क्वायर का यूज़ करूँ, रेक्टेंगल का यूज़ करूँ, या मैं किसी भी शेप का यूज़ करते हुए और अपनी प्रोसेस को आपको समझाने के लिए ईजी किया। सो क्या होता है कि जो हम डायग्राम्स बनाते हैं और डायग्राम्स बना के अपनी प्रोसेस को समझाना चाहते हैं तो उसे हम मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडल, MODEL। सो मॉडल क्या होते हैं? एक मॉडल यानी कि डायग्राम बनाना, एक ऐसा डायग्राम बनाना जिससे कि आप अपनी थ्योरी को, अपनी प्रोसेस को सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाएँ। सो यहाँ पर डेटा मॉडल क्या होता है, आप डेटा को किस तरीके से रखोगे अपने कंप्यूटर में। जैसे कि मैंने बोला है, आपको क्या करना है, सबसे पहले सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव के अंदर आप जाएंगे तो आपको फ़ोटो का फ़ोल्डर मिलेगा। फ़ोटो के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर 15 अगस्त के फ़ोटो मिल जाएंगे, 15 अगस्त का फ़ोल्डर मिलेगा। तो ये मैंने आपको एक डायरेक्शन बताई कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। तो जो मेरा रिप्रेजेंटेशन था, आपको समझाने का तरीका था, अगर वो डायग्रामेटिक होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं। समझ में आया आपको मॉडल कैसे कहते हैं? सो हम डेटा मॉडल में कैसे डेटा स्टोर है, कहाँ डेटा स्टोर है, यही बताते हैं और डेटा मॉडल का यूज़ करते हुए अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हुआ? सो यहाँ तक के टॉपिक आपको अपनी बुक में से अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, थैंक यू।